हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू में। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। और आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है या यूनिटरी है। तो यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी को डिसाइड करना है तो पहले आपको ये जानना होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इस लेक्चर लास्ट लेक्चर की लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा जिससे कि ये पता चल पाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और यूनिटरी। तो आइए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी। देन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया ही। आज देखिए इसमें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट। क्या होती है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जितनी भी पावर्स होती हैं वो एक ही गवर्नमेंट पे सेंट्रलाइज होती हैं, एक ही गवर्नमेंट पे केंद्रित होती हैं। जैसे कि इंडिया में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे या फिर जूरिस्ट कहें, जैसे कि कैशी हुएर ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अर्धसंघीय बोला। और उससे प्रोफेसर जेनिंग्स ने बोला कि फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है इसकी। तो आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ डिसीजंस भी दे रखे हैं, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फुली फेडरल, पूरी फेडरल नहीं है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया। और आगे देखेंगे तो एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसाइड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। इसने माना सुप्रीम कोर्ट ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि लास्ट लेक्चर हमने कवर किया है कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एक यूनिटरी का रूप ले लेता है, एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसी स्थितियों में, जो कि दो सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसेस हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। देखिए इसमें पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एंड इंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और गवर्नर कौन होता है, गवर्नर आपके स्टेट का हेड होता है। तो इसमें इंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और तभी तक अपने ऑफिस को इंजॉय कर सकता है जब तक कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के साथ पर्यंत ही अपने ऑफिस को एंजॉय करता हो। और क्या है, ही इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। जिसका आंसरेबल होता है ये सीधे प्रेसिडेंट को आंसरेबल होता है। दूसरी बात कहा जा रहा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉस ऑन मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब हम लोग जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के अलग अलग पावर्स होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे ओनली पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों के पास पावर होता है, पार्लियामेंट के पास भी स्टेट के पास भी, दोनों लिस्ट पे लॉ बनाते हैं। यूनियन लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट बोलते हैं और स्टेट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट भी बोला जाता है, कंकरेंट को थर्ड बोलते हैं। तो क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा
राज्यसभा पासिस रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, यदि राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा को लगता है कि ये आवश्यक है इस स्टेट के जो मैटर है उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो एक रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा। इसके बाद पार्लियामेंट जो कि जनरली उसके पास पावर नहीं होता स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का, लेकिन वह जब राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देती है तो नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाती है। आगे है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट एंड चेंज द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए पार्लियामेंट के पास पावर होता है आर्टिकल 3 में कि किसी भी मेक न्यू स्टेट, नए स्टेट को बनाने का, या फिर चेंज द एरिया, उसके एरिया को चेंज करने का, बाउंड्री को चेंज करने का, उस नेम एग्जिस्टिंग ऑफ स्टेट उसके नेम को चेंज करने का। तो ये तीसरा है। फिर है आपका 4th नंबर पे इमरजेंसी ऑफ प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न जब हमारे देश में लगता है, हमारे कंट्री में होता है, तो उसमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमारा जो पूरा पावर होता है कंट्री का किसके हाथ में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, और स्टेट इमरजेंसी जिसको फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जो आर्टिकल 356 में दिया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में। इस इमरजेंसी को किसी और दिन किसी लेक्चर में इसे कवर हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग ये जाने हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अदर देन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए सर्कमस्टांसेस, इसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी हो जाता है, अदर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।